ओके, किसी ने प्रेस कर। परफेक्ट। ओके, तो अब कायरो डाओ क्या करता है बेसिकली? देखिए, कायरो डाओ क्या है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन को तरजीह देके, तरजीह मतलब प्रायोरिटी देके, ये एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है जो कि पूरी दुनिया को फ्रीडम देगा, आजादी देगा, एक बहुत खतरनाक चीज से। और वो खतरनाक चीज क्या है? वो है फियर, डर। ये आपको डर से आजादी देने वाला है। अब मैं आपको ये जो सिस्टम है, कितने लोगों का मानना है, मैं अभी चैट पर आ रहा हूं, आप लोगों में से कितने लोगों का ऐसा मानना है कि बिटकॉइन का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही जबरदस्त है? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताइए, कितने लोग ये मानते हैं कि वो जबरदस्त है, उसको, वो कभी खत्म नहीं हो सकता? कितने लोग ये मानते हैं? अभी सिर्फ एक हैंड रेस हुआ है, तुलेश्वर जी का। ओके, अनुपम हैंड रेस हो गया। एनीवन एल्स? इरशाद जी का बहुत ही बढ़िया। और कोई जिनको ये लगता है कि यार एक्चुअल में बिटकॉइन का जो इकोसिस्टम है वो अनब्रेकेबल है? सिर्फ तीन लोगों को ऐसा लगता है, बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता? एनीवन एल्स? बहुत बढ़िया। ओके, हमारे जगदीप अग्रवाल जी भी आ गए हैं, उनको भी लगता है। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। वीवो वाई 200, बहुत ही बढ़िया। गुड। चलिए, अब मैं आपको एक चीज आज दिखाने वाला हूं। क्या दिखाने वाला हूं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिटकॉइन इकोसिस्टम एंड द कायरो इकोसिस्टम? अब मेरा आपसे सवाल रहेगा, आप मुझे बताएंगे कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा मजबूत है? आज ये आप बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। आज मैं ये कंपैरिजन करूंगा कि बिटकॉइन का इकोसिस्टम क्या है, कायरो डाओ का इकोसिस्टम क्या है। फिर आपको समझ में आएगा कि कायरो डाओ क्या करता है, कायरो डाओ हमें कैसे रिटर्न देगा, कैसे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना देगा। तो इसके लिए हम शुरुआत किससे करेंगे? आज हम शुरुआत करेंगे बिटकॉइन से। आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा मेरे साथ आज, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अलग तरह का सेशन होने वाला है। सबसे पहला सवाल, कितने लोगों को यह पता है कि बिटकॉइन की एक क्वांटिटी डेली फ्री में जनरेट होती है? कितने लोगों को यह मालूम है कि बिटकॉइन की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डेली जनरेट होती है, पैदा होती है? ठीक है। अब जिनको मालूम है, एक बार अनम्यूट करके मुझे बताइए कि आज की डेट में कितने बिटकॉइन फ्री में पैदा होते हैं? कोई बता सकता है? I think 400. 400। ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? तुलेश्वर जी ने हैंड रेस किया है, मैं इनको भी एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं। सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तुलेश्वर जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? वेरी गुड इवनिंग सर। मैं कह रहा था, मैं एक्चुअली क्वांटिटी नहीं मालूम, लेकिन मिंटिंग के थ्रू उसमें डेली जनरेट होता है बिटकॉइन, आपका इतना वॉइस मालूम थोड़ा है। ब्रेक हो रहा है सर, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। जी, मैं कह रहा हूँ मिंटिंग के थ्रू डेली बिटकॉइन जनरेट होता है, इतना मालूम है। एग्जैक्ट क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। ओके, चलिए, आपका थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है तो समझ नहीं पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि बिटकॉइन का इकोसिस्टम कैसे बना और बिटकॉइन के इकोसिस्टम में कैसे ग्रोथ हुई, क्या हुआ। देखिए, 2008 में बिटकॉइन की कोडिंग तैयार हुई, आपने यानी एक वो हेडलाइन ब्लॉकचेन। दे दीजिए, पर्पस, आज के मीटिंग का पर्पस, वरना लोग अभी समझेंगे कि ये क्या शुरू हो गया है। बस पर्पस दे दीजिए, हेडलाइन। आज की मीटिंग का पर्पस मैं पहले ही बता चुका हूं सुल्तान जी। आज की मीटिंग का पर्पस है कि कायरो डाओ क्या करता है, कहां से प्रॉफिट देगा। ओके, आज का गुड। सेशन डिटेल में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कायरो डाओ कहां से प्रॉफिट देता है। ओके सर? Please continue, 2008, sir. जी, 2008 में बिटकॉइन का ब्लॉकचेन
कंप्लीट हुआ, यानी तैयार हुआ। अब बिटकॉइन देखिए, जितने भी ब्लॉकचेन्स बनते हैं सारे कोडिंग बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज इनको क्यों कहा जाता है? डिसेंट्रलाइज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, और जिनकी कोडिंग में चेंजेस हो सकते हैं वो डिसेंट्रलाइज नहीं होते हैं। तो बिटकॉइन एक 100% डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। 100% डिसेंट्रलाइज इसकी कोडिंग है, यानी इसकी कोडिंग जब बनाई गई इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जब बिटकॉइन पैदा हुआ तो इट वाज जीरो सप्लाई, कोई भी सप्लाई मार्केट में नहीं थी। अब जब कोई भी ब्लॉकचेन या फिर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब पैदा होता है तो वो उसके अंदर सिर्फ कोडिंग होती है, और वो कोडिंग बताती है कि देखिए, किसी को भी नहीं पता ना कि बिटकॉइन किसने बनाया है, किसी को नहीं पता, लेकिन सबको यह पता है कि बिटकॉइन काम कैसे करेगा। सबको यह पता होता है हाविंग कब होगी, सबको यह पता होता है कि अब रिवॉर्ड कितना आएगा, सब कुछ पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि वो सब कुछ इसकी कोडिंग में पहले दिन ही लिख दिया गया था 2008 में जब इसको लाइव किया गया। इसकी कोडिंग क्या कहती है? इसकी कोडिंग ये कहती है कि जब ये पैदा हुआ कि अभी कोई सप्लाई नहीं है, देयर इज नो सप्लाई। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन इज लाइक अ स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट होता है, वैसे ही एक स्टेटमेंट होता है ब्लॉकचेन। एक पेज जनरेट होता है, और उस पेज के जनरेट होने पर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस उस पर लिख दिए जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। हर ब्लॉकचेन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि ये एक पेज इतने समय तक रहेगा, एक पेज एक पर्टिकुलर समय तक रहेगा। तो बिटकॉइन जब पैदा हुआ तो इसका जो एक पेज है वो 10 मिनट्स, 10 मिनट तक एक पेज रहेगा, और 10 मिनट में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब इसके ऊपर लिख दिए जाएंगे। अब इस पेज की खासियत क्या होती है दोस्तों? इस पेज पे जो डिटेल लिख दी गई ये ना कभी डिलीट हो सकती है, ना ये एडिट हो सकती है, ना ये ब्लॉक हो सकती है। इस पर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे ही 10 मिनट पूरे होंगे ये पेज आगे बढ़ जाएगा और एक नया ब्लैंक पेज आ जाएगा। इस पेज को कहा जाता है ब्लॉक। ये जो चीजें बता रहा हूं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा, और जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि एक क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे प्रॉफिट बना के देता है। एक पेज कंप्लीट हुआ, जितने भी ट्रांजैक्शंस आए वो सारे ट्रांजैक्शंस उसके अंदर लिखे गए और वो आगे बढ़ गया। अब एक दूसरा नया पेज आ गया, अब इस पे ट्रांजैक्शंस लिखने शुरू हो गए। और ये पेजेस की खासियत ये होती है कि ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स मतलब इनको कोई भी पढ़ सकता है। आपको अगर एक वॉलेट एड्रेस मिल जाए तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि इसने अब तक क्या क्या किया है। क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री इन पेजेस में अवेलेबल है, और ये सारे पेजेस ओपन सोर्स हैं, खुले हुए हैं, खुली किताब है ये। कोई भी एड्रेस छुप नहीं सकता। आपको अगर एड्रेस मिल गया आप पता कर सकते हो उसके अंदर कितना बैलेंस है, कितना यूएसडीटी है, कितना बीटीसी है, कितना बीएनबी है, और उसने कब कब क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज ओपन सोर्स। अब ये ब्लॉक जब एक के बाद एक कंप्लीट होते जाते हैं, अगले 10 मिनट के बाद ये भी खत्म हो जाएगा, फिर नया आ जाएगा। एक के बाद एक जब ब्लॉक जनरेट होते हैं इन ब्लॉक्स की चेन बनती है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लॉक चेन, द चेन ऑफ ब्लॉक्स। अब यहां होता क्या है? अब बिटकॉइन तो अभी पैदा नहीं हुआ है, पैदा कैसे होगा? जैसे ही पहला ब्लॉक जनरेट होगा, एक ब्लॉक जनरेट होते ही 50 बिटकॉइन पैदा हो जाएंगे। कब? 2008 की बात कर रहा हूं। इसकी कोडिंग में लिखा गया कि 2008 में जैसे ही एक ब्लॉक पूरा होगा 50 बिटकॉइन अपने आप पैदा हो जाएंगे, अपने आप माइन होके पैदा हो जाएंगे। और ये मिलेंगे किसको? ये मिलेंगे उन लोगों को जो माइनिंग कर रहे हैं। अब माइनिंग कौन कर रहा है? माइनिंग वो लोग कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंप्यूटर की मशीनें लगा के, ये जो ट्रांजैक्शंस यहां प्रिंट हो रहे हैं ना दोस्तों,
ये सिंपली प्रिंट नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे हैश पावर चाहिए होता है। जब तक हैश पावर नहीं होगा तब तक ये ट्रांजैक्शंस पूरे नहीं होंगे। और वो हैश पावर देते हैं वो सिस्टम जो माइनिंग मशीन्स लगा के बैठते हैं। बिटकॉइन की एक माइनिंग मशीन आज की डेट में 10 से 12 लाख रुपए में बनती है। और एक माइनिंग मशीन अ काइंड ऑफ हैश पावर जनरेट करती है, मतलब कुछ एक लिमिट होती है, हैश पावर जनरेट करती है, और उस हैश पावर से ही ये ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होते हैं। वैलिडेट होने के बाद इस जो है पेज पे यानी ब्लॉक पे प्रिंट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ये जो माइनिंग रिवॉर्ड होता है इसको माइनिंग रिवॉर्ड कहा जाता है। 50 बिटकॉइन जनरेट होंगे और वो बट जाएंगे बराबर बराबर उन सभी लोगों में जो माइनिंग मशीन्स लगा के इसको माइन कर रहे हैं। तो 2008 में किसी को भी पता नहीं था कि ब्लॉकचेन क्या होता है, किसी को भी पता नहीं था कि कि बिटकॉइन क्या होता है। तो अब आप अगर समझें 10 मिनट में एक ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है, तो 1 घंटे में कितने ब्लॉक कंप्लीट हो रहे हैं? 6 ब्लॉक। तो 24 घंटे में कितने ब्लॉक कंप्लीट हो रहे हैं? कोई कैलकुलेट करके बताएगा? एनीवन? एनीवन? कैलकुलेट प्लीज। 6 into 24। कैन एनीवन कैलकुलेट प्लीज? 144 परफेक्ट। 144 ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं एक दिन में। और एक ब्लॉक कितने बिटकॉइन पैदा कर रहा है? 50, 50। एक दिन में कितने बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं? 7,200। 1200। 7,200। 144 into 50। हर ब्लॉक पे 50 हो रहे हैं ना सर। एक दिन में 144 ब्लॉक हाँ जनरेट हो हाँ रहे हाँ। हैं और हर ब्लॉक 50 बिटकॉइन जनरेट कर रहा है। तो अब आप समझिए कि 2008 से लेके लगभग 2010 तक, 2 साल तक किसी को भी पता नहीं था बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। तो ये जो माइनिंग है ये पता है कौन करता था? सिर्फ ये वो इंसान करता था जिसने इसको बनाया था। 2009 2010 तक बहुत कम लोग जानते थे। उसके बाद कुछ डेवलपर काइंड के लोग जिनको समझ में आने लगा कि यार ये तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग है, उन लोगों ने मशीनें लगानी शुरू की। तो जब उन्होंने मशीनें लगानी शुरू की तो ये जो रिवॉर्ड आ रहा था अभी उनको थोड़ा थोड़ा बटना शुरू हो गया। तो अब आप हिसाब लगा के देखिएगा कि 2 साल में सिर्फ एक ही आदमी को जिसने इसको बनाया था उसके पास कितने बिटकॉइन आए होंगे, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं था। फ्री में तो जनरेट होता था। एक बार जो उसने मशीन लगा ली अपने आप माइन करके दे रही है और ये सारा रिवॉर्ड उसी को मिल रहा है, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हैश पावर से। जिसका जितना हैश पावर होगा, यानी ये क्या देखता है टोटल हैश पावर कितना लगा है। अब उसमें जिसके पास जितना है रिवॉर्ड जितना, जैसे 7200 जनरेट हुआ एक दिन में, जिसका जितना हैश पावर है उसके हिसाब से उसको इसी रेशियो में ये ऑटोमेटिकली बांट देता है, जिसको माइनिंग रिवॉर्ड कहा जाता है। अब ये फ्री में पैदा हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली पैदा होता जा रहा है, पैदा होता जा रहा है। अब इसको कौन खरीदेगा, इसकी वैल्यू कहां से आएगी? इससे इससे अभी किसी को कोई मतलब नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक पिज्जा के लिए लोग सैकड़ों बिटकॉइन दे देते थे, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं थी। ऐसे ही बहुत सारे माइन होके कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिल जाते थे। अब धीरे धीरे आप देखेंगे इसकी कोडिंग ने क्या कहा, इसकी कोडिंग ने कहा कि हर 4 साल में, अब 4 साल जो है एक एस्टिमेटेड टाइम है, एक्चुअल में ये 4 साल नहीं है, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स है कि इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स जब जनरेट हो जाएंगे उसके बाद हाविंग आएगी। हाविंग, अब आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे व्हाट इज हाविंग। हाविंग आएगी। हाविंग का मतलब समझिएगा, हाविंग का मतलब होता है कि ये जो ब्लॉक पे जो जनरेट हो रहा है रिवॉर्ड, ये आधा हो जाएगा। तो पहली हाविंग कब आई?
2012 में, और 2012 तक एक अवेयरनेस फैल गई थी। अब अगर समझे ना तो 2012 तक भी शायद कोई एक्सचेंज अवेलेबल नहीं था जहां आप बिटकॉइन का लेन देन कर सके। यहां तक टोटल P2P होता था कि भाई तुम मुझे दे दो, मैं तुम दे दूं, ये वो। अभी तक एक्सचेंजेस पैदा भी नहीं हुए थे। सोचिए, 4 साल हो गए थे बिटकॉइन को, लेकिन अभी कोई वैलिड एक्सचेंज नहीं था मार्केट में। तो 2012 में जब पहली बार हाविंग हुई, तो आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पहली बार एक स्पाइक देखने को मिला BTC के प्राइस में। ये स्पाइक देखने को मिला। अब क्या हुआ? अब हर एक ब्लॉक जो जनरेट होता था हर 10 मिनट में, अब वो कितना ब्लॉक रिवॉर्ड जनरेट करेगा? 25 फाइव। BTC, यानी हाफ हो गया। तो अब जहां एक दिन में 7200 BTC जनरेट हो रहे थे, अब कितने होंगे? 3600। 3600। परफेक्ट। उसके बाद अगली हाविंग कब हुई? 2016। 2016 में। और ये वो टाइम था जो बिटकॉइन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 2016 की हाविंग के बाद जो ब्लॉक रिवॉर्ड था वो कितना हो गया? 12.5। और यहां पे आके पहली बार बिटकॉइन ने एक बहुत बड़ा उछाल मारा। इंडियन करेंसी में बात करूं तो 14 लाख के रेट पे ये चला गया था 2016 की हाविंग के बाद। हर बार जो इसने हाइक हाइक मारा, जो हर बार जो पंप मारा और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, वो हर बार हर हाविंग के बाद बनाया। तो 2016 में जो ब्लॉक रिवॉर्ड था वो 12.5 हो गया। उसके बाद अगली हाविंग हुई 2020 में 6.25। और आखिरी हाविंग जो हमने अभी देखी है 2024 में, आज की डेट में 3.125 BTC जनरेट होता है एवरी ब्लॉक पर। यानी हर 10 मिनट में 3.125 BTC पैदा होता है, नया पैदा होता है, जो बांट दिया जाता है सभी माइनर्स में। जो माइनिंग, इसीलिए आज देखेंगे कि बड़े बड़े माइनिंग प्लांट्स लोग लगा के बैठे हुए हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आज की डेट में फिर अब ये 3.125 हर ब्लॉक पे जनरेट हो रहा है, तो ये एक दिन में कितना जनरेट हो रहा है? कितना जनरेट हो रहा है? क्योंकि ये यहां पर 3600, यहां पर हो गया 1800, यहां पर हो गया 900, और यहां पर हो गया 450। 450 बिटकॉइन आज की डेट में डेली पैदा हो रहे हैं नए। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको इतनी डिटेल समझाई है, ये मैंने आपको एक पैटर्न बताया है कि कोडिंग जो बताती है, ये कोडिंग ने पहले ही बता दिया था कि 2024 के बाद सिर्फ 450 बिटकॉइन ही पैदा होंगे जो उन लोगों में बांटे जाएंगे जो माइनिंग कर रहे हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, कोई भी इसका आंसर कर दे। ये जो 450 बिटकॉइन रोजाना नए पैदा हो रहे हैं, ये किनको मिल रहे हैं मालूम है? किन लोगों को मिल रहे हैं? जो माइनिंग कर रहा है, जो माइनिंग कर रहे हैं। और माइनिंग कौन कर रहा है? माइनिंग वो कर रहा जिसके है पास माइनिंग। जो जो 10 से 12 लाख रुपए की एक मशीन लेके बैठा है, यानी कि कंप्यूटर। अब वही मेरा एक सवाल है आप लोगों से, उसका जवाब अगर आप लोग दे सकें। सर, ये 450 BTC जो लोग 10-10 12-12 लाख रुपए की मशीन, और ये इनके पास मतलब चिल्लर आएगा, इनके पास एक मशीन, थोड़ा सा चिल्लर BTC का, बहुत छोटा सा चिल्लर 0.000 ऐसे करके पैदा करके देती है एक दिन में। आप मुझे बताइए, ये 10 से 12 लाख रुपए की मशीन लगा ले रहे हैं इस BTC के लिए, किस भरोसे? क्या BTC के पास कोई रिजर्व है? क्या BTC के पास कोई लिक्विडिटी है? अगर किसी को मालूम है तो मुझे बता दे। क्या BTC की कोई गारंटी है कि हाँ भाई ये आपका बिकेगा ही बिकेगा? कोई बता सकता है? एनीवन?
कुछ भी अगर किसी को पता है इसके रिजर्व के बारे में, इसकी लिक्विडिटी के बारे में, या कोई गारंटी? सर इसका लिक्विडिटी पब्लिक है, पब्लिक आएगा बाय सेल करेगा एक्सचेंजों में, बाकी इसका कोई रिजर्व फंड नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ना तो Exactly, इसका कोई रिजर्व है, ना ही ना इसका कोई कोई लिक्विडिटी रिजर्व है, है, ना ही इसका कोई ना रिजर्व है, लिक्विडिटी ना है, ही इसकी कोई लिक्विडिटी है, ना ही इसकी कोई गारंटी है, कोई गारंटी है, एक बिल्कुल। सेंट की भी नहीं है। ये टोटली बेस्ड है P2P, यानी पब्लिक टू पब्लिक। ये जो 10 से 12 लाख रुपए लगा के ये लोग बैठे हुए हैं ना, एक मशीन जो इन्हें कुछ चंद डॉलर्स का बीटीसी डेली माइन करके देता है, ये सिर्फ इस भरोसे पे बैठे हुए हैं कि मार्केट में बिटकॉइन के खरीदने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे मिलेंगे जो मेरे पास आ रहा है मुझसे खरीदने के लिए तैयार है, और ये फैक्ट भी है कि सिर्फ P2P बेस्ड, कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, कोई भी रिजर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ P2P बेस्ड पे लोग बीटीसी एक दूसरे से खरीद रहे हैं। अगर आज खरीदने वाले ना हो सर, देर इज नो वैल्यू ऑफ अ बीटीसी, जीरो, एब्सोल्यूटली जीरो। अगर खरीदार नहीं है, एक पैसे का भी कोई वैल्यू नहीं है बीटीसी का, बिटकॉइन का। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात मालूम है या मालूम थी या नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम इस भरोसे से बीटीसी को माइन कर रहे हैं या होल्ड किए हुए हैं कि कोई ना कोई तो खरीदने वाला मिल ही जाएगा, और उनको मिल भी रहा है। रीजन क्यों खरीद रहे हैं लोग? बिना किसी रिजर्व के, बिना लिक्विडिटी के, बिना गारंटी के, फिर भी खरीद रहे हैं। रीजन जानते हैं क्यों? यू नो द रीजन? कोई बोल सकता है रीजन क्या है, क्यों खरीद रहे हैं? सर बिकॉज ऑफ वैल्यू एंड डिमांड एंड लिमिटेड सप्लाई। नहीं, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। एक ही चीज उनको है, ये विश्वास है, ये क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि जी उनको जी, ये विश्वास है कि हमारा बिटकॉइन जो हम खरीद रहे हैं वो अच्छे दाम पे बिक जाएगा। नहीं, इस वो विश्वास से विश्वास खरीद उनको रहे क्यों है? वो विश्वास उनको क्यों है? सवाल ये है, वो विश्वास उनको क्यों है? मैं बताता हूं आपको क्यों है। वो इसको खरीद रहे हैं सिर्फ एक वजह से, एंड दैट इज ट्रांसपेरेंसी। इसकी कोडिंग के अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी है। जो पहले दिन लिखा गया था कोड में 2008 में, तब से लेके आज तक इसके अंदर एक भी डॉट चेंज नहीं हुआ है। 100% ट्रांसपेरेंसी। और दूसरी चीज सिक्योरिटी। आज की डेट में पूरी दुनिया की सारी सुपर पावर्स भी अगर मिल जाएं, तो क्या बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या इसको ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि ये जो ब्लॉकचेन है ये अनकंट्रोलेबल है। जो बन गया वो बन गया। अब ये ना रुक सकता है, ना थक सकता है, ना ही इसको जो है किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता। यानी इसकी कोडिंग इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल। इस वजह से लोग इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि 10-10, 12-12 लाख रुपए की मशीनें लगा देते हैं। अब मेरा एक सवाल आपसे है, ये जो 10-12 लाख रुपए की मशीन लग रही है, देखिए थोड़ा जो मैं समझा रहा हूं ना आपको, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि क्या होता है और क्यों, व्हाट इज द पावर वी हैव इन कायरो। कायरो क्या कर रहा है? ठीक है। तो अब ये जो 10-12 लाख रुपए की मशीन है सर, क्या इस मशीन से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को कोई फायदा होता है? एनीवन? क्या कोई फायदा होता है सर? भाई जाहिर सी बात है, करोड़ों अरबों रुपए की मशीनें खरीदी जा रही हैं मार्केट में बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए। क्या वो मशीनें खरीदने से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल एनी सर, आंसर? क्योंकि अगर वो माइनिंग मशीन नहीं रहेगा तो वो ट्रांजैक्शन उसको कैसे वेरीफाई करेगा? बहुत ही बढ़िया। अब सवाल ये है कि उन मशीनों से केवल बिटकॉइन को इतना फायदा हो रहा है कि उसका
जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिडेट हो रहा है। अब वो वैलिडेशन तो 2-4 मशीनों से भी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में लाखों मशीनें हैं जो माइनिंग कर रही हैं। तो लाखों ना होके 2-4 भी होती तब भी ये वैलिडेशन हो जाता। तो ये लाखों मशीन में जो लोगों ने पैसा डाला है, अरबों रुपए, क्या उस अरबों रुपए का कोई बेनिफिट इस ब्लॉकचेन को हो रहा है? द आंसर इज नो। किसको हो रहा है? कोई बता सकता है किसको हो रहा है? पब्लिक सर को हो रहा है। नहीं Yes. सर, पब्लिक को नहीं हो रहा है, जो लोग कंप्यूटर बनाते हैं उनको हो रहा है। आप 10-12 लाख रुपए की मशीन खरीद के लाते हैं, उसका वो सारा का सारा पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वही लोग बेल्स को पैदा करते हैं कि ताकि हाइप बनाई जा सके, माहौल बनाया जा सके। आपको क्या लगता है ये माहौल ऐसे ही बन जाता है? ऐसे नहीं बनता है, ये माहौल बनाया जाता है। पूरी हाइप क्रिएट की जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका माल बिक रहा है। अरबों खरबों रुपए बना चुके हैं ये लोग बिटकॉइन के माइनिंग के नाम पे। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल डिफरेंट कहानी। यहां तक समझ में आया आप लोगों को क्या हो रहा है? बीटीसी क्या है, कैसे हो रहा है? यस सर, क्लियर क्लियर सर, कंटिन्यू। अब आ जाते हैं हम कायरो के ऊपर। यहां क्या हो रहा है? इट इज एग्जैक्टली सेम एज बिटकॉइन। बिटकॉइन जनरेट होता है ब्लॉक के हिसाब से। ये जनरेट होता है, ये जनरेट होता है सीएमएस और स्टेकिंग के हिसाब से। बिटकॉइन में और उसमें फर्क क्या है? बिटकॉइन है एक ब्लॉकचेन, ठीक? तो ब्लॉकचेन का जो कॉइन होता है वो माइनिंग होके पैदा होता है। लेकिन कायरो क्या है? कायरो एक टोकन है, ठीक है? टोकन में और कॉइन में फर्क क्या होता है? कॉइन वो होता है जो किसी भी ब्लॉकचेन का, यानी उसकी ब्लॉकचेन अपनी खुद की है, और वो कॉइन उस ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए एज अ फीस यूज किया जाता है। दैट्स अ कॉइन। और उसी ब्लॉकचेन के ऊपर, उसी ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई और क्रिप्टो बन जाती है, कॉइन क्या होता है? वो भी क्रिप्टो करेंसी होता है। टोकन जो होता है वो भी क्रिप्टो करेंसी होता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, उनके अंदर सारे फीचर्स सेम होते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ एक ही फर्क होता है कि कॉइन जो होता है वो माइनिंग के थ्रू पैदा होता है। माइनिंग के थ्रू पैदा होगा, एक प्रोसेस के थ्रू पैदा होगा जो पहले ही तय हो जाता है। हर ब्लॉकचेन पहले तय करती है अपनी माइनिंग में, अपनी जो कोडिंग होती है, इनिशियल कोडिंग, कि हमारा जो कॉइन है वो कैसे कैसे, यानी एक ब्लॉक पे कितना जनरेट होगा। दैट्स इट। जैसे बीटीसी ने डिसाइड किया कि एक ब्लॉक पे 50 जनरेट होंगे, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक एक ब्लॉक पे हजार हजार भी जनरेट कर देते हैं। टोकन क्या होता है? टोकन उसी ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, लेकिन इसके फीचर्स अलग होते हैं। इसके फीचर्स मतलब कि ये इसका जो पैदा होने का तरीका होता है, ये माइन नहीं होता है, ये मिंट होता है। और इसकी मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाता है कि मिंट कैसे होगा। अब आप यहां समझेंगे कि कायरो ने क्या किया। कायरो ने एग्जैक्टली वही काम किया जो बीटीसी ने किया, कि भैया हम अपना एक अलग इकोसिस्टम बना रहे हैं। हमारा इकोसिस्टम ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन यूज करेगा, यानी कि हम फीस में जो देंगे वो ओपीबीएनबी का बीएनबी देंगे। बीटीसी की ब्लॉकचेन पे फीस में बीटीसी देना होता है, लेकिन यहाँ पे ओपीबीएनबी का बीएनबी देंगे। अब हमारा जो टोकन है वो एक मिंटेबल टोकन है, यानी वहां पे डिमांड और सप्लाई से ही रेट बन रहा है। खरीदने वाले कितने हैं बीटीसी के, इस बात पे डिपेंडेंट रहता है कि रेट क्या है। अब यहाँ पे हमारी जो मिंटिंग है वो आप समझिए कि एग्जैक्टली जैसे वहां पर पैदा करने के लिए एक मशीन चाहिए, एक मशीन चाहिए ना, यहां पैदा करने के लिए भी आपको काइंड ऑफ मशीन चाहिए। लेकिन क्योंकि ये दौर डिफरेंट आ गया है,
आज की डेट में क्या होता है, पहले प्रूफ ऑफ वर्क होता था, यानी बीटीसी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क में फिजिकल मशीन चाहिए होती है, लेकिन आजकल ऐसे ब्लॉकचेन बन चुके हैं जो कि पीओएस पे काम करते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो यहां पे हमारा जो मिंटिंग है वो स्टेक के ऊपर काम करता है। अगर आपको कायरो टोकन पैदा करना है तो आपको एक स्टेक करना पड़ेगा। स्टेक, अब वहां पे तो 10 लाख से 12 लाख रुपए की मशीन चाहिए होती है, लेकिन यहां आप $10 का भी स्टेक कर सकते हो, $20 का कर सकते हो, $100 का कर सकते हो। ये स्टेक हम क्यों कर रहे हैं मालूम है? आज आपको ये आंसर मिल रहा है। लोगों को लगता है कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये स्टेक आप कर रहे हैं कायरो टोकन को पैदा करने के लिए। बिल्कुल। जैसे वहां पे मशीन खरीदी जा रही है बिटकॉइन को पैदा करने के लिए, कायरो टोकन को पैदा करने के लिए आप यहां पर स्टेक कर रहे हैं। और ये स्टेक ये तय करेगा कि कितना कायरो टोकन पैदा होगा। अब आपने स्टेक अमाउंट किया, इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक बाइंग अ मशीन, माइनिंग मशीन। अब फर्क समझिए कि वहां पे जो 10 से 12 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं वो सारे जा रहे हैं कंप्यूटर मशीन बेचने वालों की जेब में। लेकिन यहां पे आप जो ये स्टेकिंग का पैसा दे रहे हैं ना, ये स्टेकिंग का पैसा इकट्ठा हो रहा है एक पूल के अंदर। कितना? 90% यहां जाता है और एक अमाउंट यहां कंटिन्यूसली इकट्ठा होता जा रहा है। अब वहां पे क्या है, वहां पे जो भी पैदा होगा, आपको मार्केट से खरीदार चाहिए, बायर चाहिए। बायर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, जबकि अरबों खरबों रुपए ऑलरेडी खर्च किए जा चुके हैं उनको पैदा करने के लिए। लेकिन यहां जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो एक पूल में इकट्ठा होता जा रहा है। अब आपने जो अमाउंट स्टेक किया, कितने समय तक आप उसको स्टेक किए हुए हैं, जब तक स्टेक किए रहेंगे तब तक ये कायरो टोकन पैदा करने की आपकी जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे वहां पर कब तक आपको माइनिंग से कब तक मिलेगा बिटकॉइन? जब तक आपकी मशीन उस ब्लॉकचेन पे काम करती रहेगी तब तक ही तो मिलेगा। जिस दिन आपकी मशीन खराब हो गई या जिस दिन आपने अपनी मशीन को वहां से हटा लिया, खत्म, कुछ नहीं मिलना है। सेम उसी तरीके से आप जो यहां पर स्टेक कर रहे हैं, ये स्टेकिंग कायरो टोकन को पैदा करने का काम कर रही है। जिस दिन भी ये आपको बताती है कि अब आप कितना कायरो टोकन पैदा करने की पोजीशन में आ चुके हैं। लिमिट जितना स्टेक करेंगे उसका 3x से ज्यादा कायरो टोकन वैल्यू के हिसाब से आपको ये पैदा नहीं करने देगी। एक बार अगर आपने 3x पैदा कर लिया, जब तक याद रखिएगा, जब तक आप पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप उसको मिंट नहीं करेंगे, तब तक ये उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। 3x या उससे ज्यादा आप मिंट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। किससे कर रहे हैं? अपनी स्टेकिंग से, जो एक मशीन का काम कर रही है आपके लिए इस टोकन को पैदा करने के लिए। अब ये टोकन आपने पैदा कर लिया, जैसे आप इसको पैदा करेंगे यानी मिंट करेंगे, सर आपके लिए पहले से एक रिजर्व तैयार है जो बीटीसी के पास नहीं है, इवन किसी के पास नहीं। वेरी रेयर टोकन्स इन दी वर्ल्ड जिनके पास अपना खुद का रिजर्व है, और ये उसी पैसे से रिजर्व बना है जिस पैसे से लोग वहां मिंट कर रहे हैं, वहां पे माइन कर रहे हैं। आपने एक कायरो टोकन पैदा किया, कायरो टोकन पैदा करते ही ये सिस्टम आपको बता देगा आज इस टोकन की वैल्यू क्या है। $10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर $50 की वैल्यू है तो इसका मतलब होता है कि इतना रिजर्व आपके टोकन के लिए पूल में पहले से रखा हुआ है।
यानी आपका जब टोकन पैदा होगा, कायरो टोकन जब पैदा होगा, तो वो अपनी एक वैल्यू बना के, बनाई हुई वैल्यू के साथ पैदा हो रहा है, जिसके लिए आपको किसी को ढूंढना नहीं है। अब मजे की बात समझिए क्या है, कि जो बिटकॉइन में हो रहा है वो तो यहां भी होगा। बिटकॉइन जिसका 1 सेंट का भी रिजर्व नहीं, आप समझिए, बिटकॉइन के पास एक भी फीचर ऐसा नहीं है जो कायरो टोकन के पास नहीं है। सब कुछ है, ट्रांसपेरेंसी उससे ज्यादा, स्टेबिलिटी उससे ज्यादा, सस्टेनेबिलिटी उससे ज्यादा, रिजर्व उसके पास तो है ही नहीं, और इसके पास तो करोड़ों डॉलर का रिजर्व आपको दिखेगा। अब आप सोचिए कि P2P जब यहां पे, अब लोगों का जब ये समझ में आएगा, इसका काइंड ऑफ ग्रोथ जब आप लोग देखेंगे। पहले लोग इजी लेते थे ना, जब तक कुछ सेंट्स में था लोग बहुत इजी लेते थे, अरे क्या बेकार की चीज है। लेकिन जब डॉलर्स में गया तो लोगों को समझ में आने लगा यार कुछ तो खास है। जब सैकड़ों डॉलर में गया तो लोगों को लगा यार ये तो वाकई कुछ ना कुछ है। जब ये हजारों डॉलर में गया तब तो लोगों का दिमाग घूम गया कि भाई ये क्या गलती कर दी। आज जब ये लाखों डॉलर में जा चुका है, तब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई इसको तो compete करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। सेम उसी तरीके से आप देखेंगे कि P2P ट्रांजैक्शन तो यहां भी होंगे, और इतने होंगे कि सेल करने वाले P2P की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। बिटकॉइन के अंदर मैनिपुलेशन है कि कोई आदमी बड़ा पैसा लाता है और कब्जे में करके बैठ जाता है, फिर अपनी मर्जी से रेट को गिरा देता है। लेकिन सर यहां तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जो स्टेक कर रहे हैं, आप समझिए बात को, आपको ये चीज समझना है, आप केवल कायरो टोकन को पैदा करने का एक माध्यम बन रहे हैं, मिंटिंग का माध्यम। यानी कायरो टोकन मार्केट में कैसे आएगा? जब तक स्टेकिंग नहीं होगी तब तक नहीं आएगा। और जब आप एक बार इसको पैदा कर लेंगे, अभी आपको क्या लगता है कि भाई जो यहाँ पे जो लिक्विडिटी दिख रही है बस वही नहीं, आप लिक्विडिटी तक तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। आपको उससे पहले ही हजारों लाखों लोग मार्केट में खड़े हुए मिलेंगे, जो आपसे कहेंगे भाई पैदा अगर हो गया तो हमको दे दो, यू कैन गिव इट टू अस। तो लिक्विडिटी तक तो वो पहुंचेंगे भी नहीं। अब आपने $1000 का स्टेक किया, यानी कि एक मशीन खरीद ली, लेकिन इस $1000 की मशीन का 90% तो लिक्विडिटी में चला गया, जो लिक्विडिटी पूल को बड़ा बना रहा है। अब आप यहां से 1000 के, 2000 के, 3000 के, 4000 के, 5000 के, 10,000 के, 20,000 के, $50,000 के आप टोकन मिंट करते हैं, पैदा कर देते हैं। अब पैदा हो गए सर, पैदा होते ही ये लिक्विडिटी बता देगी कि एक टोकन के लिए मेरे पास कितना पैसा है, जिसको हम रेट कहते हैं। पैदा होते ही बता देगा कि भैया आपके हर टोकन के लिए मेरे पास इतना पैसा पहले से रखा हुआ है, आपको चाहिए तो ले लो, तुरंत ले लो। बस फर्क क्या है, 10% वापस चाहिए मुझे उस वैल्यू का। आई वॉन्ट 10% बैक। और जो कायरो टोकन आपने पैदा किया है, अगर आपको नहीं चाहिए या आप किसी और को नहीं देना चाहते हो, तो वो मुझे भी नहीं चाहिए। आपसे लेता है और उसको बर्न कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, आपने पैदा किया, आपका बच्चा है, आपको नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए, डिस्ट्रॉय, बर्न, तुरंत बर्न कर देता। तो आप इस टोकन को, इस माइनिंग, इस मिंटिंग के थ्रू, इस स्टेकिंग के थ्रू आपको अथॉरिटी मिल रही है कि आप इस टोकन को पैदा कर सकते हैं। बिना इस स्टेकिंग के दुनिया में कोई इंसान इस टोकन को पैदा नहीं कर सकता। जैसे बिना माइनिंग के बिटकॉइन किसी को नहीं मिली, बिना माइनिंग के बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस कभी नहीं हो पाए। माइनिंग इज मैंडेटरी, इसी तरह से यहां पर स्टेकिंग इज मैंडेटरी। अब आपने डिसाइड करना है कि मैंने कितना स्टेक किया और उससे मुझे कितना कायरो टोकन पैदा करना है। जिस दिन आप कायरो टोकन 3x से ज्यादा पैदा कर देंगे, ये बोलेगा बस ये मशीन आपकी इतनी ही वैल्यू की थी, अब नई मशीन पैदा करिए, अब नया स्टेकिंग करिए। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये इतना कहां से देंगे। सर आप चिंता मत करिए, बहुत सारे लोग मार्केट में आपका टोकन खरीदने के लिए पहले से बैठे रहेंगे। अगर ये बीटीसी वाले उस समय ये सोचते यार ये इतना सारा पैसा कौन देगा, इसके बदले पर कौन देगा भाई,
तो बीटीसी आज यहां नहीं पहुंच पाता। ट्रांसपेरेंसी यहां आपको उससे भी ज्यादा मिल रही है। आई होप कि आप लोगों को जो बिजनेस मॉडल है वो समझ में आ रहा होगा। आप $1,000 स्टेक करके अगर यहाँ $10,000, $1,00,000 के टोकन भी मिंट करेंगे, तो जब आप उसको लेके मार्केट में आएंगे, आते ही ये लिक्विडिटी पूल आपको बता देगा कि आपके टोकन्स की वैल्यू क्या है। मेरे पास आपके टोकन के बदले में कितना पैसा है, हर टोकन के बदले में कितना पैसा मेरे पास है, जो कि उसकी वैल्यू कहलाता है। यहाँ पे वैल्यू का मतलब है उतना पैसा रिजर्व में रखा हुआ है लिक्विडिटी पूल के अंदर। अब ये आप लिक्विडिटी पूल से बाद में निकालेंगे, पहले आप इनकी पूर्ति कर दीजिए कि भाई $1,00,000 के टोकन लाए हो, यहां कम से कम करोड़ों डॉलर के टोकन खरीदने के लिए लोग पहले से बैठे होंगे, लाइए भाई हमारी पूर्ति तो पहले करिए। तो इस तरह से दोस्तों ये बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पर दुनिया का सबसे सेफ होल्डर होगा। होल्डर्स को आज तक कभी, बीटीसी में भी सेफ नहीं है ना। आप सोचिए $1,30,000 पे जाके आज वो $60,000-70,000 पे है। $50,000 का लॉस किसी ने तो खरीदा होगा ना 1,30,000 पे जब रेट गया था। तो अनसर्टेनिटी कितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी आप देखिए लोग इतनी बड़ी बड़ी महंगी मशीनें खरीद के, और आप क्या समझ रहे हैं, हजारों लाखों मशीनें लगा के लोग बिटकॉइन के माइनिंग फर्म्स खोलते हैं। तो यहां पे दुनिया का सबसे सेफ होल्डर होगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र कॉइन मैं कह सकता हूं जो कभी डंप नहीं होगा। अब आप सोचिए कि आप किस लेवल के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बिटकॉइन से कई गुना ज्यादा मजबूत है। बूम बूम सर। आई होप कि आप लोगों को आपके सवाल का जवाब यहां पे मिला हो। माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट सर, माइंड ब्लोइंग। So this is what you are about to get, and that's it from my side today. इसके अलावा मैं आज कोई बात नहीं करूंगा। सुल्तान जी, ओवर टू यू सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, मजा आ गया मेरा देख के ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। सुल्तान जी सर। सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू कादिर सर फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज। दोस्तों मैं काफी सालों से, मतलब काफी दिनों से सुनते